200 टन से ज्यादा वजन का यह हवाई जहाज बिना किसी इंजन के अंधेरे अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ एक ग्लाइडर बन जाने वाला था। नीचे हजारों फीट गहरा समुद्र, ऊपर रात का अंधेरा और आसपास कोई रनवे नहीं लैंड करने के लिए। इस दिन से पहले तक दोस्तों कमर्शियल एविएशन में फ्यूल लीक से सारा फ्यूल खत्म होने का कोई रिकॉर्डेड केस नहीं था हिस्ट्री में। ना कोई पायलट था जिसने इस तरह की सिचुएशन से डील किया था, ना कोई ट्रेनिंग मैनुअल, ना कोई चेकलिस्ट, ना कोई प्रेसिडेंट, कुछ भी नहीं था जो पायलट्स को बता सके कि अब क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, 23 अगस्त साल 2001 रात के करीब 11 बज रहे थे। टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल का माहौल था। गर्मियों के मौसम में गेट्स पर लोगों की भीड़ लगी थी। फैमिलीज, कपल्स, स्टूडेंट्स सब अपनी अपनी फ्लाइट्स के लिए अलग अलग गेट से बोर्डिंग कर रहे थे और इन्हीं में से एक गेट पर एयर ट्रांजिट, एक कैनेडियन एयरलाइन की फ्लाइट TSC 236 खड़ी थी। टोरंटो से पोर्चुगल जाने वाली एक रेगुलर ओवरनाइट फ्लाइट। इसमें 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स यानी कुल 306 लोग सवार थे। ज्यादातर पैसेंजर्स पोर्चुगीज ओरिजिन के कैनेडियन थे जो समर वेकेशन के वक्त पोर्चुगल जा रहे हैं। 24 अगस्त रात के 12:52 पर यह फ्लाइट टोरंटो से टेक ऑफ करती है। 240 at 8 cleared for takeoff 24 right Transat 236 heavy। इसे पोर्चुगल के लिस्बन पहुंचने के लिए पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करना था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद यह प्लेन 39,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है और अपने सफर में आगे बढ़ता है। पैसेंजर्स ने डिनर किया, कुछ लोगों ने मूवीज देखी, बच्चे सो गए और धीरे धीरे कैबिन की लाइट्स डिम हो गई। एक बिल्कुल नॉर्मल ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की तरह यह हवाई जहाज अंधेरे में अटलांटिक ओशन के ऊपर से शांति से गुजर रहा था। ऊपर से दिखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसी बीच कॉकपिट में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस फ्लाइट को एविएशन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक फ्लाइट्स में से एक बना देगा। इस फ्लाइट में बैठे लोगों को यह नहीं पता था कि एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। बीच समुद्र के ऊपर इस प्लेन का सारा फ्यूल जल्द ही खत्म होने वाला था और इसके दोनों इंजन्स बंद होने वाले थे। ऊपर से इस फ्लाइट की कमांड थी एक ऐसे पायलट के हाथ में जो ड्रग स्मगलिंग के चार्जेस पर सालों तक जेल में सजा काट कर आए थे। लेकिन इनके इस राज के बारे में प्लेन में किसी को नहीं पता था। इस समस्या की शुरुआत हुई थी दोस्तों करीब 9 दिन पहले, जहां कुछ मिलीमीटर्स के फर्क ने इस प्लेन की तकदीर लिख दी थी। बात है 15 अगस्त 2001 की, जब एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस टीम ने इस प्लेन की रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान इसके राइट इंजन के ऑयल सिस्टम में मेटल चिप्स पाए। ये एक बहुत सीरियस साइन था कि इस इंजन के अंदर कुछ गड़बड़ है। 2 दिन बाद 17 अगस्त को फिर से मेटल पार्टिकल्स मिले। अब इस एयरलाइंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यह बात क्लियर थी कि इंजन बदलने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एयर ट्रांजिट के पास कोई स्पेयर इंजन अवेलेबल ही नहीं था। तो इन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी से एक इंजन लोन पर लिया और यहीं से ही शुरू होती है असली गड़बड़। अब इमेजिन करो दोस्तों, आपके फोन का चार्जर खराब हो जाए और आप उससे एक मिलता जुलता चार्जर लगाते हो जो दिखने में सेम लगे लेकिन अंदर का पिन थोड़ा अलग हो। ऐसे में आपका चार्जर कुछ दिन चलेगा लेकिन फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ इस प्लेन के साथ। रोल्स रॉयस का जो नया रिप्लेसमेंट इंजन आया वो पुराने डिजाइन का था। प्लेन का सिस्टम नए डिजाइन का था। बाहर से सब सेम दिखता था लेकिन अंदर की फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग थोड़ी अलग थी। और जब ये एयर ट्रांजिट को डिलीवर हुआ तो इंस्पेक्शन में ये फर्क पकड़ा ही नहीं गया। इंजन बदलने का काम 17 अगस्त की आधी रात को शुरू होता है। ये काम संडे दोपहर तक पूरा होना जरूरी था क्योंकि प्लेन की स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी उस वक्त, यानी मैकेनिक्स के पास बहुत टाइट डेडलाइन थी। जैसे ही मैकेनिक्स इंजन बदलने का काम शुरू करते हैं तभी एक प्रॉब्लम आ जाती है। नए इंजन पर प्लेन का हाइड्रोलिक पंप लग नहीं रहा था क्योंकि बीच में इंजन के एक फ्यूल ट्यूब आ रही थी। अब यहाँ पर लीड टेक्नीशियन ने जब एयरबस की पार्ट्स लिस्ट सर्च की तो उसे पता चला कि इस इंजन के फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स का डिजाइन प्लेन के बाकी सिस्टम से बहुत अलग है। इस बंदे को समझ नहीं आया कि इस पुराने डिजाइन के इंजन को इस नए पंप के साथ कैसे फिट किया जाए। इसके लिए इसने 3 अलग अलग कंप्यूटर्स पर रोल्स रॉयस की मैनुअल खोलने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार नेटवर्क डाउन होने की वजह से खुला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात हुई। सर्विस बुलेटिन मैनुअल एक्चुअली में ऑफलाइन सीडीज में मौजूद थी, लेकिन हमारे लीड टेक्नीशियन भैया को इन सीडीज के बारे में पता ही नहीं था। यानी वो डॉक्यूमेंट जिस पर सैकड़ों लोगों की जान डिपेंड करती थी वो उसी बिल्डिंग में पड़ा था, लेकिन किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी।
टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा था, संडे दोपहर तक प्लेन को तैयार करना था, तो टेक्नीशियन यहाँ पर एक शॉर्टकट ले लेता है। ये इंजन पर फ्यूल ट्यूब्स नए डिजाइन की लगा देता है, लेकिन हाइड्रोलिक ट्यूब पुराने डिजाइन की ही रहने देता है। तो इस एक इंजन पर अब दो अलग अलग डिजाइन की ट्यूब्स लगी हुई थी जो एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं थी। रोल्स रॉयस के सर्विस बुलेटिन में साफ लिखा था कि फ्यूल ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब हमेशा एक सेट के तौर पर बदलनी चाहिए, लेकिन नेटवर्क डाउन होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली किसी ने यह सर्विस बुलेटिन पढ़ा ही नहीं था। जब हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशराइज होता तो हाइड्रोलिक लाइन का फ्लैंज रोटेट होकर फ्यूल लाइन के और करीब आ जाता। दो मेटल ट्यूब्स जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए थी वो एक दूसरे में रगड़ने लगी। ये बात लेकिन किसी ने नोटिस नहीं करी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इंजन ग्राउंड रन हुआ, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, कोई लीक नहीं था, कोई वार्निंग नहीं थी, इसलिए प्लेन को फ्लाइट के लिए रिलीज कर दिया गया। इस इंजन के बदलने के बाद प्लेन ने कई फ्लाइट्स भरी बिना किसी को पता चले कि इसके अंदर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। हर फ्लाइट के साथ वाइब्रेशन और प्रेशर की वजह से ये दोनों ट्यूब्स पास में आती और एक दूसरे पर रगड़ने लगती। धीरे धीरे फ्यूल ट्यूब की दीवार घिस रही थी, बस समय की बात थी कि कब ये पूरी तरीके से टूट जाती। वापस आते हैं दोस्तों 24 अगस्त की रात पर। फ्लाइट 236 अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रही है, सब नॉर्मल था। फ्लाइट में 46.9 मेट्रिक टन फ्यूल डला था, जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट से 5.5 मेट्रिक टन ज्यादा ही था। लेकिन सुबह के 4:38 को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया कि फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था। घंटों तक हाइड्रोलिक लाइन और फ्यूल लाइन के आपस में रगड़ने की वजह से फ्यूल ट्यूब की दीवार पर एक एल शेप्ड क्रैक बन गया था, जिससे फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। लेकिन ना तो कॉकपिट में कोई अलार्म बजा, ना ही कोई वार्निंग लाइट जली। इसके पीछे कारण था कि एयरबस A330 में फ्यूल लीक डिटेक्ट करने का कोई डायरेक्ट सेंसर ही नहीं था। धीरे धीरे ये क्रैक बड़ा होता गया और तेजी से फ्यूल लीक होने लगा। लीक रेट 13 मेट्रिक टन पर आवर पहुंच गया। हवाई जहाज में बैठे 306 लोगों में से किसी को भी पता नहीं था कि खामोशी से इस प्लेन का फ्यूल अटलांटिक ओशन में बरस रहा था। यह सिर्फ 5:03 पर ही होता है कि क्रू राइट इंजन में अनयूजुअल ऑयल रीडिंग्स नोटिस करते हैं। इसी इंजन से फ्यूल लीक हो रहा था, लेकिन पायलट्स को लगा कि फ्यूल लीक क्यों होगा आखिर। वो सोचते हैं पक्का कोई कंप्यूटर फॉल्ट है। 5:33 टेक ऑफ के करीब 4 घंटे 40 मिनट बाद एक एडवाइजरी मैसेज कॉकपिट में फ्लैश होता है। Fuel imbalance warning. Haven't seen that before. क्रू को पता चलता है कि लेफ्ट और राइट विंग के टैंक्स में फ्यूल का बैलेंस बिगड़ गया है। लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में राइट साइड में फ्यूल काफी कम था। अब फ्यूल इम्बैलेंस इस तरीके से मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में कभी कभार हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, चेकलिस्ट निकालो, स्टेप्स फॉलो करो। क्रू ने भी सोचा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस इशू को तो हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं, इस पूरी घटना की सबसे बड़ी गलती जो इस सिचुएशन को डिजास्टर में बदल देती है। ये क्रू चेकलिस्ट को फॉलो ही नहीं करते, उसकी बजाय प्रोसीजर को याददाश्त से फॉलो करते हैं। चेकलिस्ट में साफ लिखा था कि अगर फ्यूल लीक का शक हो तो फ्यूल लीक प्रोसीजर फॉलो करो, फ्यूल इम्बैलेंस प्रोसीजर नहीं। लेकिन क्योंकि अपनी मेमोरी से काम कर रहे थे, इन्होंने इस नोट को मिस कर दिया। फ्यूल इम्बैलेंस ठीक करने के लिए क्रू ने क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिया। इसका मतलब था कि अब लेफ्ट विंग वाले टैंक्स का बचा हुआ फ्यूल भी सीधा राइट विंग के लीक में जा रहा था। दोनों तरफ का फ्यूल एक ही लीक से बाहर बहने लगा। पायलट्स ने जिस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश की, उसी ने प्रॉब्लम को डबल कर दिया। यहां पर एक चौंकाने वाला कोइंसिडेंस आता है। ठीक 4 साल पहले 24 अगस्त 1997 को एक एयर फ्रांस A320 के जहाज को भी ठीक ऐसे ही एक फ्यूल लीक इशू हुआ था। फ्रेंच अथॉरिटीज ने रेकमेंड किया था कि एयरबस में ऑटोमेटेड फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम लगाया जाए। एयरबस ने प्रोसीजर्स अमेंड तो किए, लेकिन ऑटोमेटेड लीक वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया। अब 4 साल बाद एग्जैक्ट सेम सिनेरियो फ्लाइट 236 पर रिपीट हो रहा था, और अगर वो वार्निंग सिस्टम लगा होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं बनती। और ये सिर्फ एविएशन सेफ्टी का मामला नहीं है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी हम रोज ऐसी ही वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। अनसेफ वेबसाइट्स, ट्रैकिंग, कुकीज, फिशिंग लिंक्स, हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह फ्लाइट 236 को एक ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम की जरूरत थी, उसी तरह आपको भी अपने डिजिटल लाइफ के लिए एक रिलायबल प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए। और यही काम करता है NordVPN का थ्रेट प्रोटेक्शन फीचर। NordVPN वैसे तो एक VPN की ऐप है, लेकिन इसका ये वाला फीचर बिना VPN कनेक्टेड करे भी काम कर सकता है। ये ऑटोमेटिकली ट्रैकर्स रोकता है, एनोइंग एड्स को ब्लॉक करता है, और अगर आप किसी स्कैम या फिशिंग वेबसाइट पर जाने वाले हो तो पहले
वार्न करता है। आप नॉट वीपीएन के एक अकाउंट से अप टू 10 डिवाइसेस की प्रोटेक्शन ले सकते हो और इसकी जो वीपीएन की फंक्शनैलिटी है वो भी अपने आप में बहुत यूजफुल है लोकेशन को स्पूफ करने के लिए। ट्रैवल करते हुए अलग अलग देशों में अक्सर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, ये उन्हें बाईपास कर सकता है। अब क्योंकि नॉट वीपीएन ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आपको इनके 2 साल के प्लान पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा प्लस 4 एक्स्ट्रा महीने फ्री मिलेंगे। इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो इस लिंक पर जाकर nordvpn.com/dhruv। प्लस यहाँ 30 डे मनी बैक गारंटी भी है तो कोई रिस्क नहीं है। nordvpn.com/dhruv खुद जाकर चेक कर सकते हो। वापस अपनी फ्लाइट 236 पर आए तो क्रॉस फीड खोलने के बाद कैप्टन ने एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूल रीडिंग स्टेबलाइज हो जाएंगी, लेकिन नंबर्स गिरते रहे। लेफ्ट साइड में भी अब फ्यूल कम होने लगा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कैप्टन ने केबिन क्रू को कहा, खिड़कियों से बाहर देखो, विंग्स और इंजन चेक करो, कहीं फ्यूल लीक होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन रात का अंधेरा था, नीचे सिर्फ काला समुद्र था, खिड़कियों से कुछ नजर नहीं आया। लेकिन फ्लाइट में बैठे हुए लोग इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा और प्लेन बड़ी शांति से लिस्बन में लैंड कर जाएगा। लेकिन 5:45 फ्यूल अब इतना लीक हो चुका था कि लिस्बन तक नहीं पहुंचा जा सकता था। इस फ्लाइट की कमांड संभाले थे कैप्टन रॉबर्ट पीश, जिनके पास 16,800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और साथ में थे इनके को पायलट डर्क डेजागर, जिनके पास 4,800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। खास बात यह थी कि कैप्टन बुश पायलट के तौर पर भी काम कर चुके थे। इन्हें बिना किसी रनवे के जंगलों में और झीलों में प्लेन को उतारने का एक्सपीरियंस था। ऐसे में फ्यूल लीक होता हुआ देख ये फैसला करते हैं कि फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाए। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच कुछ छोटे से आइलैंड्स मौजूद हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। अजोरेस के आइलैंड्स। कैप्टन पीश अजोरेस के टेरसीरिया आइलैंड पर स्थित लार्जेस्ट एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करने का फैसला करते हैं। ये एक मिलिट्री एयरबेस था। 5:48 पायलट्स एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके पास अब सिर्फ 7 मेट्रिक टन फ्यूल बचा है। Transat 236 Heavy declaring fuel emergency. ये अजोरेस का लार्जेस्ट एयरपोर्ट अभी भी सैकड़ों मील दूर था और क्रू को अभी भी क्लियरली समझ नहीं आया था कि एक्चुअल प्रॉब्लम फ्यूल लीक की है। 6:13 प्लेन अभी भी 34,000 फीट की हाइट पर था, लेकिन लार्जेस की तरफ डिसेंड कर रहा था। पायलट्स को उम्मीद थी कि किसी न किसी तरीके से वहां पर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से राइट इंजन फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। अटलांटिक ओशन के ऊपर 34,000 फीट की हाइट पर यह ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट अब सिर्फ एक इंजन पर चल रहा था। ETOPS यानी एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन ऑपरेशंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इसी कंडीशन के लिए बनाए गए हैं, जिनके हिसाब से सिंगल इंजन फेलियर के बाद भी कम स्पीड पर दूसरे इंजन की वजह से प्लेन नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि एक नॉर्मल सिंगल इंजन फेलियर नहीं था। लेफ्ट इंजन का फ्यूल भी लगभग खत्म हो चुका था। Fuel quantities reaching 0. We're losing engine number 2. I don't believe this. इसी बीच कैप्टन अपना सिंगल इंजन डिसेंट शुरू करते हैं। कैबिन में कुछ पैसेंजर्स को इंजन साउंड में चेंज फील हुआ, लेकिन अभी तक उनको कुछ पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। Lights started flickering on and off, which I thought was kind of odd, strange. 6:26 राइट इंजन बंद होने के ठीक 13 मिनट बाद लेफ्ट इंजन भी बंद हो जाता है। 306 लोगों से भरा हुआ यह हवाई जहाज अब एक ग्लाइडर बन गया था। यह फ्लाइट अभी भी अजोरेस के एयरपोर्ट से 144 किलोमीटर 144 किलोमीटर दूर थी। दूसरे इंजन के बंद होते ही कॉकपिट स्क्रीन्स डार्क हो जाते हैं। मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स ऑफ हो गए। कैबिन की सभी लाइटें बुझ गई। पूरा प्लेन अब अंधेरे में था। लोग एकदम से पैनिक की सिचुएशन में आ गए। आखिर यहाँ हो क्या रहा था? Mayday, mayday, mayday. We have lost both engines due to fuel starvation. We are gliding now. कैप्टन अब रियलाइज कर लेते हैं कि अब अगर उन्हें अपने साथ साथ 305 लोगों की जान बचानी है तो उन्हें दोनों इंजन्स के बिना इस फ्लाइट को सेफली लैंड कराना होगा। लेकिन इतिहास में आज तक दोस्तों किसी भी कमर्शियल पैसेंजर जेट ने इतनी दूर तक पावरलेस ग्लाइड अटेम्प्ट नहीं किया था। यहाँ पर कोई सेकंड चांस नहीं था। अगर प्लेन इस एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में ही क्रैश कर जाएगा। दोनों इंजन्स बंद होने के बाद प्लेन इमरजेंसी पावर सोर्स पर आ गया। रैट
फुल फॉर्म रैम एयर टर्बाइन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गई। अगर आपको याद हो दोस्तों, इसकी बात एयर इंडिया क्रैश वाले वीडियो में भी की गई थी। ये एक छोटी सी विंड टर्बाइन होती है जो हवा में घूमकर इमरजेंसी पावर जनरेट करती है, जिससे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम्स काम कर सके। रैट को ऑपरेट करने के लिए लेकिन प्लेन की मिनिमम स्पीड 140 नॉट्स होनी चाहिए। कैप्टन पीश एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बताते हैं कि शायद उन्हें समुद्र में ही उतरना पड़ सकता है। Not sure we can make it to Luchas. जब इंजन्स बंद हुए तो कैबिन में अचानक से सन्नाटा छा गया था। जो कांस्टेंट हमिंग की आवाज हर हवाई जहाज में सुनाई देती है बैकग्राउंड में, वो गायब हो गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों के कान बजने लगे। 57 साल के ऑगस्टिनो रोमेरियो ने इंजन्स को बंद होते सुना और उन्हें अपनी बेटियों का ख्याल आया जो कनाडा में थी। क्रू मेंबर्स भी घबराए हुए थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट रोमेरियो के पास आकर कहने लगी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। 24 साल के हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनी डैनियल रोड्रिगुएज ने क्रू मेंबर्स को एक दूसरे पर और पैसेंजर्स पर चिल्लाते हुए सुना। 18 साल के स्टूडेंट वास्को दो सैंतोस जो इसी फ्लाइट में बैठे थे, उन्हें बार बार प्लेन क्रैश मूवीज की याद आने लगी, जिसके बारे में वो फिल्मों में देखते थे। आज वही चीज उनके साथ असलियत में हो रही थी। अगले कई मिनटों तक पैसेंजर्स अंधेरे में बिना इंजन की आवाज के रोलिंग एयर करंट्स पर ग्लाइड करते हुए बैठे रहे। वो नहीं जानते थे कि नीचे क्या है, आगे आखिर क्या होने वाला है। कुछ देर बाद पैसेंजर्स को बताया जाता है कि प्लेन समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। कैप्टन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था कि प्लेन पानी में उतर सकता है। फ्लाइट डायरेक्टर, जो कि सीनियर मोस्ट कैबिन क्रू मेंबर होते हैं, वो अपनी इमरजेंसी एक्शन प्लान चेकलिस्ट निकालते हैं। कैबिन क्रू को कहा जाता है कि अपनी लाइफ जैकेट्स निकाल लो और पैसेंजर ब्रीफिंग के लिए रेडी हो जाओ। Prepare the cabin. The cabin's slowly depressurizing. We need to put our oxygen masks on. क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को अपनी लाइफ जैकेट्स निकालने को कहते हैं। ब्रेस पोजीशंस की इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और फ्रेंच में दी जाती हैं। कुछ पोर्चुगीज पैसेंजर्स भी इस फ्लाइट में मौजूद थे, जिन्हें इनमें से दोनों में से कोई भाषाएं नहीं आती थी। लैंग्वेज की वजह से उन्हें समझने में दिक्कत हो रही थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लाइफ जैकेट्स में भी प्रॉब्लम्स आई। कुछ जैकेट सिंगल स्ट्रैप की थी, कुछ 2 स्ट्रैप की थी और पैसेंजर्स को टाइटली बाउंड इलास्टिक बैंड्स में फंसी ट्रैप्स मिल नहीं रही थी। कई पैसेंजर्स को फिजिकली क्रू मेंबर्स ने मदद करी जैकेट्स पहनाने में। जब क्रू ने इमरजेंसी वाटर लैंडिंग प्रोसीजर्स डेमोन्स्ट्रेट करने शुरू किए तो कुछ लोग चीख उठे, कुछ लोग बिल्कुल सफेद पड़ गए और बहुत से लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ग्रेस रोमेरो ने अपने बगल वाले पैसेंजर का हाथ कसकर पकड़ लिया। बस यही उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाए। वो बस इतना चाहती थी कि ओशन में ना गिरे। पैसेंजर मार्गरेट मैककिनन को उस वक्त इथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 की याद आ गई। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि कैसे कुछ साल पहले 1996 में एक हवाई जहाज इंडियन ओशन में गिरा था। तुरंत समुद्र में टच करते ही टूट गया और सारे लोग मारे गए। मैककिनन को उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से पता था कि वाटर क्रैश में बचने के चांसेस बहुत कम हैं। उन्होंने मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनके साथ बैठे उनके पति बाल्जिकस ने यह मानने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने प्लान बनाया कि ओशन में गिरेंगे, एग्जिट से निकलेंगे, किनारे तक स्विम करेंगे। उन्हें यकीन था कि समुद्र में गिरकर भी हमें स्विमिंग आती है, हम बच सकते हैं। वो मैककिनन से कहते हैं, वील नीड आवर शूज, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी। एक हवाई जहाज की पानी में कंट्रोल्ड लैंडिंग करना, इसे वाटर डिचिंग कहा जाता है। ये एविएशन के सबसे खतरनाक इमरजेंसी प्रोसीजर्स में से एक है। डिचिंग के इनिशियल इंपैक्ट को 95% ऑक्यूपेंट सर्वाइव कर लेते हैं, डेटा ये बताता है। लेकिन उसके बाद ड्राउनिंग और हाइपोथर्मिया की वजह से ओवरऑल सर्वाइवल रेट गिरकर सिर्फ 76% रह जाता है। अब दिक्कत ये थी कि ये एवरेज डेटा था और फ्लाइट 236 का केस एवरेज से बहुत अलग था। ये फ्लाइट रात के अंधेरे में उड़ रही थी, अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी। नाइट डिचिंग में पायलट्स को वेव्स की हाइट और सरफेस दिखाई नहीं देते। इसके अलावा इस समुद्र में अगस्त के महीने में भी पानी इतना ठंडा होता है कि लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मारे जा सकते हैं। बाहर खिड़कियों से सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था, ना कोई स्टार्स, ना कोई लाइट, ना जमीन, ना कोई निशान, बस नीचे हजारों फीट गहरा ठंडा अटलांटिक ओशन। कुछ पैसेंजर्स ने अपनी फैमिली फोटोज निकाल ली थी, कुछ ने आंखें बंद कर ली थी। एक माँ ने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया था।
कैप्टन पिश और को पायलट डे जैगर इमरजेंसी चेकलिस्ट पर काम कर रहे थे, विजुअल रनवे अप्रोच की तैयारी कर रहे थे। इंजन पावर के बिना पायलट्स के पास रनवे पर लैंड करने का सिर्फ एक मौका था, कोई गो अराउंड का ऑप्शन नहीं था। 6:31 पायलट्स ने लार्जेस्ट अप्रोच से कांटेक्ट किया। तब प्लेन 27,000 फीट पर था और लार्जेस्ट 33 नॉटिकल माइल्स दूर था। 6:36 क्रू ने रनवे लाइट्स को देखा, रिपोर्ट दी। अब प्लेन सिर्फ 14 नॉटिकल माइल्स दूर था। कैप्टन ने बताया कि उन्हें रनवे की फ्लैशिंग लाइट्स बहुत दूर से दिख गई थी और उन्हें विश्वास था कि उनके पास एयरपोर्ट तक ग्लाइड करने के लिए काफी ऑल्टीट्यूड है। 6:43 लैंडिंग गियर नीचे आता है और फिर 6:45 ये प्लेन लार्जेस्ट एयरबेस पर लैंड कर जाता है। दोनों इंजन्स बंद होने से लेकर लैंडिंग तक प्लेन करीब 19 मिनट तक बिना इंजन पावर के उड़ा। कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री में ये अनप्रेसिडेंटेड था और अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन प्लेन की लैंडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। बिना इंजन रिवर्स थ्रस्ट के एक्सट्रीम ब्रेक्स लगे, मेन व्हील्स लॉक हो गए, टायर्स घिसकर डिफ्लेट हो गए, व्हील बेयरिंग जर्नल्स तक घिस गए। लैंडिंग गियर से स्पार्क्स और फ्लेम्स निकलने लगी। फ्रिक्शन की वजह से छोटी सी आग भी लग गई, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे जल्दी से बुझा दिया गया। लैंडिंग का झटका इतना जोरदार था कि पैसेंजर्स अपनी सीट पे आगे की तरफ फेंके गए। कुछ लोगों के हाथों में जो चीजें थी वो गिर गई और फिर जैसे ही प्लेन रुका, कैबिन में तालियां बजने लग जाती हैं। 2 मिनट से कम के समय में सभी 306 लोगों को प्लेन से इवैक्यूएट कर दिया जाता है। एक भी इंसान की मौत नहीं होती। 2 सीरियस इंजरीज और 16 माइनर इंजरीज जरूर होती हैं, लेकिन वो भी ज्यादातर इवैक्यूएशन स्लाइड से उतरने के वक्त होती हैं। लैंडिंग के बाद कैप्टन पीश को हीरो की तरह देखा जाने लगा। हालांकि कुछ ही दिनों बाद पीश का पास सामने आया और मीडिया में तूफान आ गया। पता चलता है कि करीब 20 साल पहले कैप्टन पीश को अमेरिका में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट के लिए अरेस्ट किया गया था। उन्होंने जॉर्जिया में 5 साल तक सजा का एक हिस्सा काटा था और सिर्फ पिछले साल ही उन्हें पार्डन किया गया था। इस खबर ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर एक एक्स ड्रग्स स्मगलर कैसे कमर्शियल एयरलाइन का पायलट बन सकता है। लेकिन अपने पास्ट के बावजूद कैप्टन पैसेंजर्स के लिए एक हीरो बने रहे। इस इंसिडेंट के बाद कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एयर ट्रांजिट एयरलाइन पर कैनेडियन एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा फाइन लगाते हैं, $250,000। इसके अलावा पैसेंजर्स भी इस एयरलाइन पर $30 मिलियन का क्लास एक्शन लॉसूट फाइल करते हैं। लॉसूट में कहा जाता है कि पैसेंजर्स को इतना सीवियर ट्रॉमा हुआ कि वो फिजिकली इल हो गए और शायद जिंदगी भर इसके इफेक्ट्स झेलेंगे। फ्लाइट 236 की ये कहानी एविएशन हिस्ट्री की सबसे इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। जब सब खत्म हुआ तो अजोरेस के एयरबेस पर 306 लोग सही सलामत खड़े थे। कुछ लोग बस जमीन को देख रहे थे, ऐसे जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उनके पैरों के नीचे सॉलिड ग्राउंड था। हर एक फ्लाइट डिजास्टर की तरह दोस्तों, इस रात को पॉसिबल बनाने के लिए भी कोई एक गलती नहीं बल्कि कई चीजें फेल हुई थी। रोल्स रॉयस की मिसिंग वार्निंग, मैकेनिक्स के द्वारा किया गया शॉर्टकट, वो मैनुअल जिसे किसी ने नहीं पढ़ा, वो चेकलिस्ट जो क्रू ने मेमोरी से फॉलो की, और वो लीक वार्निंग सिस्टम जो 4 साल पहले लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इतनी ही दिलचस्प कहानी है फ्लाइट 243 की। एक ऐसा हवाई जहाज जिसकी आसमान में ही छत उखड़ गई थी। अब सोचकर देखो, आप एक फ्लाइट में बैठे हो और ऊपर से छत ही निकलकर गिर जाए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? और इससे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि एक पायलट क्या करेगा। जानने के लिए यहां क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।